लेकिन शो की शुरुआत करें उससे पहले देख लेते हैं प्रॉपर्टी से जुड़ी आज की हेडलाइंस। पोजेशन लिंक प्लान पेमेंट के तहत घर खरीदना फायदेमंद, पोजेशन मिलने तक होम लोन और उस पर लगने वाले इंटरेस्ट से छुटकारा। आईटी कंपनियों पर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने कसा शिकंजा, प्रोजेक्ट में देरी पर हर साल देना होगा जुर्माना। नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियों ने की है रियल एस्टेट सेक्टर में एंट्री, कई डेवलपर्स इन कंपनियों के जरिए बेच रहे हैं फ्लैट्स। और गुड़गांव से सटा सोना रोड बना प्रॉपर्टी का हॉट डेस्टिनेशन, निवेश पर मिल सकता है बेहतर रिटर्न। पीएलपी यानी पोजेशन लिंक्ड पेमेंट प्लान ऐसा ही एक प्लान है जिसका ग्राहकों को फायदा उठाना चाहिए, लेकिन इसे अपनाने से पहले कुछ बातों का ख्याल आपको जरूर रखना चाहिए ताकि उन्हें फ्लैट के पोजेशन मिलने में कोई परेशानी ना हो। प्रॉपर्टी बाजार में छाई मंदी का फायदा घर का सपना देख रहे लोगों को हो रहा है। भले ही प्रॉपर्टी की कीमतें ज्यादा कम ना हुई हो, लेकिन ग्राहकों को पेमेंट प्लान के जरिए फायदा हो रहा है। अगर आप भी घर खरीदना चाहते हैं और घर के पोजीशन मिलने तक ईएमआई से छुटकारा चाहते हैं, तो आपके लिए बाजार में एक बेहतरीन प्लान देश भर के ज्यादातर डेवलपर्स लेकर आए हैं, जिसका नाम है PLP यानी पोजीशन लिंक्ड पेमेंट प्लान। PLP एक ऐसा प्लान है जिसमें ग्राहकों को ईएमआई और लोन पर लगने वाले ब्याज से पोजीशन मिलने तक छुटकारा मिल जाता है। बिल्डर ये ऑफर करता है कि आप 20% दीजिए और बचा हुआ पैसा आपको पोजीशन में देना है, लेकिन इसके अंदर भी दो सावधानी लेनी बहुत जरूरी है। पहली बात कि कहीं बिल्डर ऐसा तो नहीं है कि बचे हुए 80% पे बैंक से लोन ले आपके नाम पे और इंटरेस्ट पे करने की कमिटमेंट करे आपको, तो उसके अंदर आपको बिल्डर की रेपुटेशन को देखना जरूरी है कि कहीं ऐसा ना हो कि 3 से 4 या 5 साल तक इंटरेस्ट पे करके ना प्रोजेक्ट पूरा हो, और अगर वो प्रोजेक्ट को छोड़ के चला जाता है तो बैंक के लिए और लीगली लायबल आप है। और दूसरा, अगर वो आपके नाम पे बैंक लोन नहीं लेता तो ये मान के चलिए कि बिल्डर को 20% आपने दिया, हम मान लेते हैं कि 30% उसका प्रॉफिट है, तो 50% पैसा उसको अपनी जेब से लगाना है। तो क्या वो इतना कैपेबल है, उसके फाइनेंशियल्स हैं, उसके पास रिकॉर्ड ऐसे हैं कि वो 50% पैसा जेब से लगा के प्रोजेक्ट को पूरा कर सकता है? हालांकि इस प्लान को लेने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। डेवलपर्स के पास प्रोजेक्ट पूरा होने की फाइनेंशियल क्षमता होनी चाहिए। CLP के इतना ही PLP प्लान के तहत फ्लैट की कीमत होनी चाहिए। डेवलपर्स के पास प्रोजेक्ट से जुड़े सभी अप्रूवल्स होने चाहिए। लोकेशन के अनुसार फ्लैट की कीमत होनी चाहिए। डेवलपर्स का समय पर प्रोजेक्ट पूरा करने का ट्रैक रिकॉर्ड होना चाहिए। CLP यानी कंस्ट्रक्शन लिंक्ड पेमेंट प्लान में ग्राहकों से ज्यादा डेवलपर्स को फायदा होता है, क्योंकि अपार्टमेंट का स्ट्रक्चर तैयार होने तक डेवलपर्स को करीब 90% फंड मिल जाता है। ऐसे में डेवलपर्स प्रोजेक्ट की फिनिशिंग की बजाय पैसे को कहीं दूसरे प्रोजेक्ट या लैंड बैंक बनाने में खर्च कर देता है, और यही वजह है कि पोजीशन में 3 साल से 5 साल तक की देरी हो जाती है। RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने पिछले साल सितंबर में 80-20 स्कीम को बंद कर दिया था। इस स्कीम की कमी को दूर करने और निवेशकों सहित एंड यूजर्स को लुभाने के लिए डेवलपर्स ने PLP प्लान का ऐलान किया है। राजीव रंजन, दिल्ली, न्यूज़ 24। आईटी कंपनियों को ग्रेटर नोएडा में अब जल्द से जल्द अपना प्रोजेक्ट पूरा करना होगा, नहीं तो कंपनियों पर अथॉरिटी जुर्माना लगाएगी। दरअसल 100 के करीब कंपनियों ने अथॉरिटी से जमीन ली थी, लेकिन कुछ ही कंपनियों ने वहां पर प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में अब तक 95 आईटी कंपनियों की जगह आवंटित की जा चुकी है, लेकिन शहर में अभी तक केवल 6 ही कंपनियों ने अपने प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया है और ज्यादातर जमीन अभी तक खाली ही पड़ी है, जिसे देखते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इस पर कड़ा ऐतराज जताया है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अब आईटी कंपनियों को तय समय सीमा के अंदर प्रोजेक्ट पूरा करने के निर्देश दे दिए हैं। साथ ही अगर कोई भी कंपनी उस तय समय सीमा के अंदर अपना प्रोजेक्ट पूरा नहीं कर पाती तो कंपनी को भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। अगर हम ग्रेटर नोएडा की बात करें तो प्रॉपर्टी प्राइस सालाना 15 से 20% बढ़ती है, तो बिल्डर लैंड को ही रखता था, लैंड वैल्यू बढ़ती रहती थी, प्रोजेक्ट नहीं बनाता था। ये फाइन लगा के एक बहुत अच्छी शुरुआत की है, लेकिन इसके अंदर भी कमी है।
जैसे कि ये माना जा रहा है कि 3 साल में सिर्फ 8% पेनल्टी है, तो 3 साल में अगर हम 15% पर एनम के हिसाब से देखें तो 45% तो जमीन की कीमत बढ़ जानी है। और अगर 8% उस बिल्डर ने पे कर भी दिया अथॉरिटी को तो फिर भी वो गेनर है, वो प्रोजेक्ट नहीं लाए। आपको बता दें कि अभी तक आईटी कंपनियों को प्रोजेक्ट में देरी होने पर कोई भी जुर्माना नहीं देना होता था। जुर्माने के दायरे में केवल बिल्डर, आवासीय मकान, दुकानें, स्कूल, कॉलेज और अन्य उद्योग ही आते थे। लेकिन आईटी कंपनियों के सुस्त चाल को देखते हुए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अब आईटी कंपनियों पर भी जुर्माना लगाने का फैसला कर लिया है। जुर्माने के तहत अब अगर कोई भी आईटी कंपनी अपना प्रोजेक्ट पूरा करने में 1 साल की देरी करेगी तो उसे जमीन की कीमत का 4% जुर्माना भरना होगा। 2 साल की देरी होने पर जमीन की कीमत का 6% जुर्माना और 3 साल की देरी होने पर जमीन की कीमत का 8% जुर्माना भरना होगा। साथ ही 3 साल से ज्यादा देरी होने पर उस आईटी कंपनी का जमीन आवंटन रद्द कर दिया जाएगा। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के इस कदम से अब शहर में आईटी कंपनियों के निर्माण में तेजी आएगी। साथ ही आईटी कंपनियां आने से बेरोजगारों के लिए नौकरी के अवसर भी बढ़ेंगे और शहर में पूंजी निवेश भी बढ़ेगा। राजीव रंजन के साथ सावन शर्मा, ग्रेटर नोएडा, न्यूज़ 24। और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट ललित टेकचंदानी जी। ललित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहला सवाल हमसे पूछ रहे हैं सचिन चौहान है नोएडा से। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं दिल्ली एनसीआर में प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ। 40 लाख का बजट है, मेरे लिए क्या बेस्ट ऑप्शन है इसमें? देखिए सचिन जी, दिल्ली एनसीआर काफी फैला हुआ है। गुड़गांव, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन, गाजियाबाद, तो एक तो लोकेशन की चॉइस आपकी रहेगी। लेकिन जो आप बजट बता रहे हैं उसके अंदर गाजियाबाद और जो हम ग्रेटर नोएडा में एक नोएडा एक्सटेंशन करके जो एक जगह का जो बोलते रहते हैं जिसका जिक्र आपने काफी सुना होगा, तो इस बजट में आपको यहाँ पे जगह मिल सकती है। यहाँ पे जो रेट है वो 3000 से लेके 3500 रुपए स्क्वायर फुट का रेट है। अगर आप गाजियाबाद की तरफ जाते हैं तो राजनगर, NH24, यहाँ पे आपको मिल सकता है 2500 से 2800 वाली रेंज में। तो ये दोनों कॉल आपकी है कि आप कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप ग्रेटर नोएडा की जो हम बात कर रहे हैं, इसकी जो नोएडा एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, वो वहां पे अगर आप निवेश करेंगे तो बेटर रहेगा। और अगला सवाल हमसे पूछ रहे हैं प्रताप अवाना है दिल्ली से। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? मैं सोना रोड पे प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरा बजट 55 लाख रुपए है। सोना रोड का फ्यूचर क्या है और अगले 5 साल में रिटर्न्स कैसे होंगे? देखिए प्रताप जी, जो आपका जो बजट है सोनर रोड के लिए, वो मेरे हिसाब से एक अप्रोप्रिएट बजट है। लेकिन इसके अंदर आपको लग्जरी या 3 या 4 बेडरूम नहीं मिल पाएगा। आपको 2 बेडरूम प्लस स्टडी टाइप कोई ऐसा फ्लैट आपको वहां पे मिल सकता है। और दूसरी बात देखिए, सोना रोड की जहां पे हम बात कर रहे हैं कि सोना रोड आपने खुद ही देखा होगा कि कैसे ग्रो किया है, क्योंकि गुड़गांव की जो अंदर की जगहें हैं वो अभी बाहर की तरफ होती जा रही है। जो हम बात कर रहे हैं सोना रोड की, सोना रोड पे इस समय काफी प्रॉपर्टी की हलचल है। हालांकि मार्केट अभी डाउन है, लेकिन इन्वेस्टर्स के लिहाज से या एंड यूजर के लिहाज से सोना रोड जो है वो आज की डेट पे एक हॉट डेस्टिनेशन बन चुका है। तो अगर आप वहां पे इन्वेस्ट करते हैं अभी, तो मेरे हिसाब से अच्छा ऑप्शन रहेगा। और जो आपका होराइजन है कि इसको लॉन्ग टर्म रखने का, लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी ग्रेजुअली क्या होना है कि एग्जॉस्ट होता रहेगा, गुड़गांव बढ़ता जाएगा, आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। तो सोना रोड भी गुड़गांव सेंट्रल के रूप में आने वाले टाइम में जाना जाएगा। तो जो होराइजन आपका एक अप्रोप्रिएट होराइजन है और अच्छी आपको रिटर्न देके जा सकता है। और अगला ईमेल हमें भेजा है रोहित सिंह है मेरठ से। ये जानना चाहते हैं कि इनका बजट 35 लाख का है। ये गाजियाबाद, NH24 या यमुना एक्सप्रेसवे पर फ्लैट खरीदना चाहते हैं, पर तय नहीं कर पा रहे हैं कि दोनों में से इनके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। देखिए रोहित जी, आपकी जो चॉइस है, एक तो नोएडा, आप नोएडा एक्सटेंशन और उसकी बात कर रहे हैं, गाजियाबाद, NH24, राजनगर एक्सटेंशन, ये तीनों जो एरियाज हैं, इसके अंदर राजनगर एक्सटेंशन और NH24 की प्रॉपर्टीज तो आपकी बजट में आती हैं। अगर आपको नोएडा एक्सटेंशन की तरफ जाना है, जो कि ग्रेटर नोएडा वेस्ट के नाम से जाना जाता है, तो वहां पे आपको थोड़ा बजट बढ़ाना पड़ेगा। अब रही बात यमुना एक्सप्रेसवे की, देखिए यमुना एक्सप्रेसवे भी एक उभरता हुआ एरिया है, लेकिन यमुना एक्सप्रेसवे को डेवलप होने में काफी टाइम लगेगा। एक वहां पे रियल एस्टेट, देखिए जब आबादी आना शुरू होती है तो रियल एस्टेट की हलचल की वजह से प्राइसेस बढ़ते हैं। तो नोएडा एक्सप्रेसवे की अगर हम बात करें तो वहां पे आबादी आने में अभी काफी टाइम है, क्योंकि वहां पे कोई कॉम्प्लीमेंट्री डेवलपमेंट्स नहीं है। तो अगर आप नोएडा एक्सप्रेसवे को छोड़ के NH24 और राजनगर एक्सटेंशन की तरफ रुख करेंगे, ऑलरेडी एक
एक पॉपुलेटेड एरिया है, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन काफी है, एंड यूजर्स काफी है, तो वहां पे प्रॉपर्टी में उतार चढ़ाव इतना नहीं रहता और एक हलचल बनी रहती है मार्केट में, तो यहाँ पे इन्वेस्ट करना आपके लिए वाइज रहेगा। और अगला ईमेल हमें भेजा है अनामिका शुक्ला है जयपुर से। ये जानना चाहती है कि निवेश के लिहाज से राजनगर एक्सटेंशन में फ्लैट खरीदना ये चाहती हैं और राजनगर एक्सटेंशन का क्या फ्यूचर है और आने वाले 4 साल में इनको क्या रिटर्न मिल सकता है। देखिए, राजनगर एक्सटेंशन मेरे हिसाब से अगर आप अभी जल्दी से जल्दी वहां पे इन्वेस्ट करेंगे तो अच्छा रहेगा, बिकॉज मार्केट टूटा हुआ है, प्राइसिंग आप अपनी तरीके से आप नेगोशिएट कर सकते हैं। और रही बात जो फ्यूचर की, फ्यूचर देखिए राजनगर एक्सटेंशन के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफी जुड़ी हुई है, एलिवेटेड रोड और काफी तरीके की कनेक्टिविटी और काफी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की वहां पे अनाउंसमेंट आने वाली है। तो जैसे जैसे ये अनाउंसमेंट आती जाएगी वहां के प्राइसेस में फर्क आता रहेगा। तो आज की डेट पे जैसे कि मैंने पहले कहा आपको कि एक अप्रोप्रिएट टाइम है वहां पे इन्वेस्ट करने का, आप स्काउट कर लीजिए, लेकिन इतनी जल्दबाजी मत करिएगा कि कोई ऐसे डेवलपर को आप चुने जिसका कोई प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड या कोई उसकी हिस्ट्री ना हो। आप थोड़ा वहां पे जांच पड़ताल करिए, थोड़ा समय बिताइए वहां पे, और एक अच्छे रेप्यूटेड डेवलपर की कोई भी डेवलपमेंट पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगला ईमेल हमें भेजा है रश्मि सिंह है मुंबई से। ये जानना चाहती हैं कि गुड़गांव स्थित एक मल्टीनेशनल कंपनी में ये ज्वाइन करने वाली हैं। मुंबई में फ्लैट इन्होंने 1,20,00,000 में बेचा है और इस बजट में गुड़गांव में किस तरह की इनको प्रॉपर्टी मिल जाएगी। देखिए रश्मि जी, गुड़गांव में दोनों तरीके की प्रॉपर्टी है, एक तो बिल्डर फ्लोर्स है, इंडिपेंडेंट हाउसेज हैं और फ्लैट सिस्टम्स भी है। तो अगर हम बात करें फ्लैट सिस्टम की, तो अगर जो आपका ये बजट है उसके अंदर अगर आप प्रॉपर गुड़गांव में देखने जाएं तो आपको कहीं ना कहीं स्पेस से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। स्पेस से कॉम्प्रोमाइज का मेरा मतलब है कि आप 3 BHK या 4 BHK नहीं दे सकते। आपका जो बजट है, आप अगर सोना रोड की तरफ देखें तो आपको एक लग्जरी फ्लैट मिल सकता है अगर आप फ्लैट के उसमें जाना चाहें। दूसरा आपके पास ऑप्शन है, वहां पे प्लॉट तो इस बजट में नहीं हो पाएगा, प्लॉट के लिए आपको लोकेशन से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, लेकिन एक बिल्डर फ्लोर कॉन्सेप्ट जो कि इस नॉर्दर्न इंडिया में चलता है, जो कि एक डेवलपमेंट होती है जिसके अंदर ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड फ्लोर्स होते हैं। तो ये लोकल बिल्डर्स वहां के डेवलप करते हैं और वहां की एरियाज में डेवलप करते हैं, जैसे साउथ सिटी हो गया। तो यहाँ पे आपको 250 स्क्वायर यार्ड से लेके 300 स्क्वायर यार्ड का बिल्डर फ्लोर आपको मिल सकता है। तो आपकी कॉल है कि आप बिल्डर फ्लोर में रहना चाहेंगे या फ्लैट सिस्टम में रहना चाहेंगे, वो आप तय कर लीजिए। लेकिन ये अप्रोप्रिएट बजट है आपको ये प्रॉपर्टी सोना रोड या फिर गुड़गांव, जो एक बसा हुआ गुड़गांव है, साउथ सिटी, सुशांत लोक, यहाँ पे आपको बिल्डर फ्लोर मिल सकता है। साबुन तेल यानी कि FMCG के बाद अब फ्लैट बेचने के लिए भी नेटवर्किंग मार्केटिंग का यूज होने लगा है। कई छोटे बड़े डेवलपर्स रियल एस्टेट सेक्टर में छाई सुस्ती को देखते हुए नेटवर्किंग मार्केटिंग का सहारा ले रहे हैं। पिछले करीब 1.5 साल से रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी देखी जा रही है। ऐसे में देश भर के बहुत से डेवलपर्स पर काफी संख्या में फ्लैट्स खाली पड़े हैं। फ्लैट्स नहीं बिकने की वजह से कंपनियों पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कई छोटी बड़ी रियल एस्टेट कंपनियों ने फ्लैट्स बेचने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग का सहारा ले लिया है। नेटवर्क मार्केटिंग एक तरीका है, रेफरेंस मार्केटिंग, कि आज मैंने फ्लैट लिया, मुझे बिल्डर ने बोला कि अगर मैं आपको इसके अंदर रिकमेंड करता हूं और अगर आप परचेज कर लेते हैं तो मुझे एक्स अमाउंट मिल जाएगा और वो मेरी कीमत से लेस हो जाएगा या मुझे अलग से मिल जाएगा। तो ये मेरे लिए एक तरीके की अपॉर्चुनिटी है। उस अपॉर्चुनिटी को लेने के लिए मैं आपको रिकमेंड करता हूं। नेटवर्क मार्केटिंग को डायरेक्ट मार्केटिंग भी कहते हैं। विदेश में मार्केटिंग का ये तरीका काफी समय से इस्तेमाल में है। भारत में एमवे जैसी कुछ FMCG कंपनियां सेल्स के लिए इस तरीके का इस्तेमाल करती हैं। रियल एस्टेट सेक्टर में इस ट्रेंड की शुरुआत नहीं है। कुछ कंपनियों के लिए सेल्स का ये चैनल काफी फायदेमंद रहा है। इससे उन्हें अपने लिए स्थायी और व्यापक सेल्स नेटवर्क बनाने में मदद मिली है। नेटवर्क मार्केटिंग रियल एस्टेट कंपनियों के साथ ही एजेंसियों और कस्टमर्स के लिए फायदेमंद साबित हो रही है। दरअसल 2011 की दूसरी तिमाही के बाद से रियल्टी कंपनियां सुस्ती से जूझ रही हैं। ऐसे में बैंक से लिए लोन को वापस करने का दबाव कंपनियों पर बढ़ गया है। क्या है नेटवर्क मार्केटिंग? रियल एस्टेट कंपनियां सीधे विज्ञापन न देकर ऐसी एजेंसियों के साथ काम करती हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग के फील्ड में है। इसके तहत डेवलपर फ्लैट बेचने की जिम्मेदारी एजेंसी को दे देता है। फ्लैट की बिक्री पर एजेंसी को कुल कीमत का एक हिस्सा बतौर कमीशन मिलता है। एजेंसी अपने नेटवर्क के लोगों के जरिए फ्लैट्स बेचती है। इससे बड़े नेटवर्क वाली एजेंसी की पहुंच ज्यादा कस्टमर बेस तक होती है। नेटवर्क में शामिल लोग कस्टमर को फ्लैट से जुड़ी पूरी जानकारी देते हैं। चूंकि वे कस्टमर को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, ऐसे में ग्राहक उनकी बातों पर यकीन करते हैं। डेवलपर्स को नेटवर्क मार्केटिंग के फायदे।
पहले रियल एस्टेट कंपनियां विज्ञापनों पर करीब 3 से 5% तक खर्च करती थी। सेल्स घटने के बाद कंपनियों ने ज्यादा विज्ञापन देना शुरू किया। ऐसे में खर्च 8% तक पहुंच गया। नेटवर्क मार्केटिंग पर 5 से 7% खर्च आ रहा है। कई छोटी रियल एस्टेट कंपनियों ने नेटवर्क मार्केटिंग को बहुत पहले से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। अब कुछ बड़ी कंपनियां भी इसे अपना रही हैं। जानकारों का कहना है कि रियल एस्टेट बाजार में नकारात्मक माहौल के चलते खरीदार और निवेशक दोनों ही बाहर हो गए हैं। ऐसे में नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना बहुत जरूरी है। ये काम विज्ञापन से नहीं किया जा सकता। इसके लिए पर्सनल रिलेशनशिप जरूरी है। यही काम नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां करती हैं। पर्सनल संबंधों पे होता है, तो कस्टमर को उसमें किसी से दोस्ती हो गई और उनको अच्छा लगा कि वो तो बहुत अच्छा आदमी है, और उसने बढ़ा चढ़ा के किसी तरह से कस्टमर को कह दी और वो खून पसीने की कमाई उसके कहने पे दे दी। तो कस्टमर को क्या है कि वो नक्शे के अनुसार बुकिंग नहीं करें, वो खुद कस्टमर को जाके और पूरा मार्केटिंग करनी पड़ेगी। थोड़ा उसके बिल्डर के बारे में पता करना पड़ेगा और ये कब तक कंप्लीट हो रही है, सारी चीज सिस्टम जानने के बाद ही उसमें हाथ डालें। इस फॉर्मूले पर एफएमसीजी कंपनियां सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। अब देखने वाली बात होगी कि रियल एस्टेट कंपनियों को इसका कितना फायदा मिल पाता है।